नमस्कार, मैं बीएस पोसवाल और आप देख रहे हैं मरुधर चौपाल न्यूज। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ हिमांशु शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा पार्टी की ओर से, जिनसे हम जो अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ से राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर में से 15 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तो उसके बारे में हम यहाँ लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ बातें करने वाले हैं। तो नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है, उसमें क्या मैसेज दिया है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में हम 25 की 25 सीट, आप कह रहे होंगे कि पहली सूची से क्या मैसेज दिया है। पहली सूची से ये मैसेज दिया है कि 15 डिक्लेयर करके हमने बताया कि 25 की 25 जो सीट है वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। जब आप लोग मीडिया में चर्चा करते हैं, आम लोगों के साथ चर्चा करते हैं, तो उसमें आप चर्चा करते हैं 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं उसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं, 25 सीट भी जीतेंगे और पिछली बार जितना मत प्रतिशत, जितना आशीर्वाद राजस्थान की जनता ने दिया था, उससे बढ़कर राजस्थान की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। तो 25 सीट तो आ ही रही हैं जी, मत प्रतिशत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार बढ़ने वाला है। तो सर, मैं आगे जानना चाहूंगा, जो 5 सांसदों के टिकट कटे हैं, तो इसके पीछे जो बीजेपी के आला कमान है, उसका क्या मकसद रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। आप इसको एक अलग नजरिए से देखेंगे, XYZ इसको अलग नजरिए से देखेंगे, परंतु वास्तविकता यह है कि जब हम इस पार्टी में काम करते हैं तो कई बार संगठन में काम करने का मौका मिलता है, कई बार चुनाव के माध्यम से जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लाखों कार्यकर्ता यहां पर काम करते हैं। उन लाखों कार्यकर्ताओं को कभी पार्टी की सेवा वो संगठन के माध्यम से कर रहे होते हैं, संगठन को मजबूत कर रहे होते हैं, कभी वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो इसके पीछे कोई हेतु नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से पार्टी को मजबूत कर सकें, किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रखना है, यह निर्धारण हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। जो सांसदों को टिकट कटे हैं, तो जो विधानसभा चुनाव में टिकट कटने की वजह से विरोध झेलना पड़ा था पार्टी को, क्या विरोध इस लोकसभा चुनाव में भी झेलना पड़ सकता है? नहीं, कैसे? आपने देखा ना, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता। विधानसभा में भी आपने देखा, विधानसभा में हम लोग जीत कर आए हैं। आप कुछ एक दो घटनाओं की बात करके आप ये भूल जाते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी वो होटलों से चल रही थी जी, और उनकी ये स्थिति हो गई कि राजस्थान की जनता ने उनको सरकार बनने के 1 साल में नकार दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान के अंदर है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आने वाले समय में हम 25 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर 25 सीट मोदी जी की झोली में डालेंगे। तो जो पुराने चेहरों पर पार्टी ने विश्वास जताया, इसके पीछे क्या राजनीति है? मैंने ये कहा ना कि पार्टी को लगता है कि इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, इनको ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग लेना चाहिए। तो इसके पीछे राजनीति नहीं है, इसके पीछे सेवा का भाव है कि इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, इस व्यक्ति को संगठन में काम करना है। और पुराने लोगों को चुनाव लड़ाया है, लंबे समय से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का देखिए विश्वास उन लोगों ने सबने जीत रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत रखा है। और पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो लहर है, जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो आप देखेंगे कि, और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगली जो सरकार होगी वो और कड़े फैसलों वाली होगी, जनता की और गति से सेवा करने वाली सरकार होगी। तो पार्टी ने जो गांव चलो जैसे अभियान चलाए और जो आंतरिक रिव्यू करवाए, उनका टिकट वितरण में कितनी भूमिका रहेगी? देखिए, गांव चलो अभियान है, ये आपने एक अभियान का नाम लिया जी। ये 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी अपने घर नहीं बैठता, अगर वो घर में भी रहता है तो पार्टी का काम करता है। तो
गांव चलो अभियान है या और कोई अभियान है, ये हमारे सतत पार्टी का जो संगठन है उसका अभिन्न अंग है और ये लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो इनका और टिकट वितरण का अगर आप कुछ नेक्सस निकालना चाहते हैं, कुछ लिंक देखना चाहते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इनका और टिकट वितरण का कोई लिंक है। पर मैं ये कह सकता हूं कि इन कार्यक्रमों का और चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ने का, चुनाव में मोदी जी की जीत का जरूर एक लिंक है और वो एक सकारात्मक लिंक है। अच्छा जी, तो ये जो पार्टी ने पहली सूची जारी की है उसमें क्या जातीय समीकरण रहे? हर प्रकार की सभी जातियों को उस क्षेत्र में जिन जातियों को की अच्छी पहचान है, कार्यकर्ता हैं, मोदी जी का फेस है, उन सबको वहाँ पर स्थान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हर चीज को हम आज इस सदी में जी रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, समाज को एक कंफर्टेबल स्पेस में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर भी अगर आज आप राजनीति को जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो मुझको लगता है वो अनुचित है। कई बार, और कई बार नहीं, ये जो कालखंड है, इस कालखंड को आप देखिए कि इस कालखंड के अंदर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स मोदी जी ने दी है, जाति की पॉलिटिक्स नहीं दी है। आज देश का आमजन जो है वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के आधार पर वोट करता है, जाति के आधार पर वोट नहीं करता। और ये इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन मोदी जी ने राजनीति को दिया है। तो इसको हमारा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जाति के आधार पर आंकना या किसी और आधार पर आंकना गलत है। मेरे को लगता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को, भारतीय जनता पार्टी की जीत को, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान बढ़ेगा उसको डेवलपमेंट के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। महिला वर्ग और मुस्लिम वर्ग पर कितना जोर दिया गया है इस सूची में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा आपका प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थान दिया गया है। अब आप ये कहना चाहते हो कि सब मुस्लिम वर्ग को कितना दिया गया, आपने सूची देखी है उसकी। जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं उनके लिए भी डेवलपमेंट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके लिए भी विकास कैसे हो सकता है, उनके परिवार का विकास, उनके समाज का विकास, हम सब साथ में मिलकर इस देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, यह हमने किया है। आप धर्म और जाति के आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देखने का प्रयास मत कीजिए। जब देश को एक सकारात्मक दिशा में और देश की राजनीति को हम एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को, चुनाव में जो हम काम करते हैं उसको धर्म के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना मेरे को लगता है अनुचित है। जो आने वाली सूची है उसमें क्या कुछ नयापन देखने को मिल सकता है? वो तो मेरे को लगता है जो टिकट देने वाले हैं वो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, मुझको उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जो मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार, वो साकार होने वाला है? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। जी, और आगे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो है राम मंदिर है, तो ये कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है इस बार? देखो, आपको हमारे लंबे समय से राम मंदिर जो है वो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो का भाग था, इलेक्शन मैनिफेस्टो का भाग रहा। केवल ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना नहीं था, वरन इस देश के आमजन का सपना था कि हां, इस देश के अंदर, अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो देश बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और उनके मन में विश्वास है कि एक ऐसी मजबूत सरकार हमारे पास है जो 370 को उड़ा भी सकती है और राम मंदिर को वहां पर अयोध्या के अंदर स्थापित भी कर सकती है, राम मंदिर को पुनः वहां पर ला सकती है। तो हमारी जो संस्कृति है उसकी पुनर्स्थापना का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे देश के अंदर हो रहा है। और आपने सुना होगा कि पूरा देश इस बात को कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी, तो
आज मैंने यहाँ पे सिवाड़ में देखा, एक ऐसा नारा देखा था, बैनर लगा हुआ था, एक हिंदू वोट बैंक को आकर्षण करने का केंद्र माना, देख सकते हैं उसको, कि जो राम को लाए हैं वो काशी में शिव को लाएंगे और मथुरा में कृष्ण को। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नारे हैं वो हर व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुसार लगाता है। तो किसी और ने नारा लगाया है और वो प्रश्न आप मेरे को पूछ रहे हो, तो मेरे को लगता है ये अनुचित है। आप जिसने वो नारा लगाया आपको उनसे पूछना चाहिए। पर फिर भी मैं ये कहता हूं कि बार बार ये नारा तो हमको सुनने को मिलता है और ये आमजन की आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये इसका मतलब ये है। और जो मैंने देखा है कि जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में था, मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते थे उनका प्रतिशत था 8%, जो अब बढ़कर 15% रह गया। तो बढ़ गया है ना, बढ़ गया 15% हो गया। तो पार्टी किस तरह की कार्यशैली रही इसके पीछे? मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यह मोदी जी का नारा है और ये सिर्फ नारा नहीं, यह मोदी जी का जो काम करने का तरीका है उसमें परिलक्षित होता है। जो रिजल्ट आते हैं उसमें भी ये दिखता है। यही कारण है कि मैं किसी एक वर्ग पर टिप्पणी नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो भारतीय जो हमारे लोग हैं उनके लिए काम करती है। तो जो जो भारतीय लोग हैं उनका विकास हमको करना है। अब मैं इंडियन हूं, अब आप उसमें मेरे को हिंदू मुस्लिम करके मत देखिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सभी के लिए काम कर रही है और जब सबके लिए काम कर रही है तो मत प्रतिशत बढ़ेगा। अब आप लोग उसको रिसर्च के लिए उसको डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो मेरे को लगता है वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए अच्छा है। उनको भी एक समय देखने को मिलेगा कि एक पार्टी थी जो 2 सांसदों की पार्टी थी जिसकी मजाक उड़ाई जाती थी कि ये 2 सांसदों के हम 2 हमारे 2, और जिस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। आज वही आप देख लीजिए कि प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग चला रहे हैं। हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के अंदर ऐलान किया था कि हां, बहुमत जो है वो हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। बहुमत हमारे पक्ष में नहीं था, संख्या हमारे पक्ष में नहीं थी, इसलिए हमारे नेता ने इस्तीफा दिया था। आज वही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक कार्यकर्ता हमारे पास हैं, इस देश में हमारे पास सबसे अधिक सांसद हैं, सबसे अधिक विधायकों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया था इंडिया नाम से, वो पूरा मतलब बिखरने लगा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडी गठबंधन, और वो बिखरा हुआ ही गठबंधन था। वो जिस दिन बना था उस दिन वो बिखरा हुआ था। उनकी सोच एक नहीं थी, उनका विचार एक नहीं था, कोई वैचारिक मापदंड पे उनको नापा नहीं जा सकता था। पहले भी साथ होने का प्रयास किया, कोई नया गठबंधन नहीं था, ये नाम नया था, ये गठबंधन नया नहीं था। आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस दोनों साथ में पहले नहीं आए थे? आए थे, फिर लड़ाई करके ये लोग अलग हो गए थे। तो ये जो गठबंधन था ये तो केवल सांप और नेवले की दोस्ती थी। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे कहीं इनके विचारों पर दिक्कत आती है, कहीं इन पर सीट का जो डिवीजन होना चाहिए उनके ऊपर दिक्कत आती है, और ऐसा करते करते आज जो ये गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन बिखराव इनका सामने आ गया। पहले इनका बिखराव सामने नहीं था, पर जो लोग राजनीति को समझते हैं, जो लोग राजनीति को देखते हैं, वो प्रारंभ से इस मत में थे कि ये जो गठबंधन है यह बिखरा हुआ गठबंधन है। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात इस गठबंधन के लिए आपको ये कहना चाहूंगा कि यह इंडी गठबंधन जो था यह राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग पार्टी थी। और हमारे पार्टी के नेताओं ने बार बार कहा है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनकी बार बार रीलॉन्चिंग की जाती है। क्यों रीलॉन्चिंग की जाती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो उनके घर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझते हैं, कि उनके घर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और बार बार राहुल गांधी की इनको रीलॉन्चिंग करनी है। तो इंडी गठबंधन कुछ नहीं था, बिखरा हुआ गठबंधन था, बट राहुल गांधी की इस देश की राजनीति के अंदर रीलॉन्चिंग पार्टी थी। तो आप बात करें रीलॉन्चिंग की, तो राहुल गांधी जी को लॉन्च करने के चक्कर में क्या कांग्रेस पार्टी बंद होने के कगार पर है? एक कारण होगा ये, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, पर हां,
राहुल गांधी को रीलॉन्च करना, बार बार लॉन्च करना, ये उसका एक कारण होगा। पर मैं उनके बिखराव के क्या कारण हैं, टूटती हुई कांग्रेस के क्या कारण हैं, जो कांग्रेस राहुल काल से जूझ रही है उसके क्या कारण है, उस पर मेरे को लगता है मेरे को टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है। और उसके ऊपर टिप्पणी करना और उसके ऊपर रिसर्च करना टाइम वेस्ट है। जब आज इस देश के अंदर जो लोग अध्येता हैं राजनीतिक विज्ञान के या राजनीति के, जो अध्येता हैं, उन लोगों ने भी उस पार्टी को साइड में छोड़ दिया, तो मैं अपना बहुमूल्य समय इस बात पर क्यों खर्च करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के बिखराव के क्या कारण है, राहुल गांधी है या और कोई है। राहुल गांधी एक कारण है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जी, आपने भी देखा और जनता ने भी कई बार देखा है कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं वो बड़बोले हो चुके हैं। जैसे राजस्थान में देख सकते हैं आप, अशोक गहलोत जी जो सचिन पायलट जी पर नाकारा निकम्मा जैसी टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी जी हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार होकर मोदी जी पर पनौती जैसी टिप्पणियां करते हैं। और जो खड़गे जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी ऐसी टिप्पणियां करते हैं। तो इनके ऐसे विचारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गंभीर मामला है, और ये गंभीर मामला इसलिए है कि जब ये देश सकारात्मक राजनीति को विटनेस कर रहा है, सकारात्मक राजनीति का साक्षी बन रहा है, उन परिस्थितियों में राजनीति के अंदर निचले दर्जे पर जाकर टिप्पणियां करना, मुझको लगता है इसको देश की जनता भी स्वीकार नहीं करती और एक सभ्य समाज के अंदर इसका कोई स्थान नहीं है। मोदी जी के परिवार पर टिप्पणी करना, आप सभी ने अभी देखा कि किस प्रकार मोदी जी के लिए टिप्पणी की गई। ये पहली बार नहीं की गई, ये कि भाई इंडी गठबंधन है उस समय मोदी जी के ऊपर कोई टिप्पणी की गई। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पिछले लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत साहब ने यह कहा था, मोदी जी नहीं समझेंगे कि बेटे को जिताने के लिए क्या करना पड़ता है क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं है। इस प्रकार का मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं बता पा रहा हूं, पर कुल मिलाकर उन्होंने मोदी जी के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण किया था कि क्योंकि उनके बेटा नहीं है। मैं उस समय युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ करता था। हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर कि हम हैं मोदी के बेटे, यह कार्यक्रम चलाया गया था। आज भी जब मोदी जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर टिप्पणी की गई है, आज पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी का परिवार हैं। हर व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, मैं मोदी का परिवार हूं, मैं मोदी का परिवार हूं। और देखिए, मोदी जी का परिवार, वो जो हमारे लखपति दीदियां हैं, वो सब मोदी जी का परिवार है। वो सारे किसान मोदी जी का परिवार हैं। आज ये देश मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, तो उस आशीर्वाद से जलन होकर, अंडर फ्रस्ट्रेशन, कांग्रेस के नेता, उनका जो ये सो कॉल्ड तथा कथित एक इंडी गठबंधन है, उससे जुड़े हुए राजनीतिक दल के नेता मोदी जी के ऊपर निचले दर्जे की जो टिप्पणियां करते हैं, मुझे लगता है समाज के अंदर अगर हमें एक अच्छी राजनीति को लेकर जाना है, आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छी पॉलिटिक्स देनी है, वो सीखें। आज मैं कम उम्र का लड़का हूं, पार्टी की राजनीति के अंदर मेरे को काम करने का मौका मिला है। मेरे से सीनियर लीडर्स किस तरीके से बोलते हैं, क्या करते हैं, उससे हमें सीखने को मिलता है। आज अगर हम खराब भाषा का प्रयोग करेंगे तो मेरे को लगता है हम हमारे बाद में जो आने वाले लोग हैं उनके सामने एक अच्छा उदाहरण रखकर राजनीति से नहीं जा रहे हैं। हिमांशु जी, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती समय में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मरुधरा चौपाल के सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपके चैनल को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।